हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अरविंद और मैं अपने YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग क्यों जरूरी है, बैंकिंग से कितने क्वेश्चन पेपर वाइज पूछे जाते हैं कि एक पेपर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से मैं बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से अगर बोलूं तो बैंकिंग से यूपीएससी के आस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यूपीएससी की प्रीलिम्स में जनरली 6 और 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम अगर एसएससी की बात करें सीजीएल लेवल में तो 2 या 3 क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। और यूपीएससी की तरह ही यूपीपीसीएस में बैंकिंग सेक्टर से 5 या 6 क्वेश्चन पर ईयर पूछे ही जाते हैं। तो हमारे लिए बैंकिंग पढ़ना एक बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर बैंकिंग सेक्टर को हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं जान सकते हैं कि करंट बैंक रेट्स क्या हैं, रिजर्व बैंक की जो ट्रांच है वो क्या है, और हमारी जो मूलभूत जरूरतें हैं उन पर बैंक किस प्रकार से प्रभाव डालता है। तो आइए हम बात करते हैं बैंकिंग की। मैं आज के इस वीडियो के बारे में बताना चाहूंगा कि आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे कि बैंकिंग पर हम क्या पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम इन बातों का या इसका डिस्कशन करेंगे। बैंक्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ बैंक्स, बैंकिंग के टाइप्स में सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक्स क्या हैं। दूसरी हम बात करेंगे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स क्या हैं। और तीसरे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अदर बैंक्स। अदर बैंक्स क्या क्या है। सेंट्रल बैंक को हम बोले केंद्रीय बैंक, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को बोले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, और अन्य बैंक। आज के इस वीडियो में हम इनकी बात करेंगे। बैंक्स क्या हैं, बैंक्स के टाइप्स क्या क्या हैं, उन टाइप्स में हम बात करेंगे केंद्रीय बैंक की, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की, और लास्ट में हम बात करेंगे अदर बैंक की। इन सबको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं कि बैंक क्या हैं, बैंक इस्टेब्लिश क्यों हुए। मानव ने अपनी सभ्यता को विकसित करते हुए अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और दैनिक जो उसकी जिम्मेवारियां थी उनको निभाने में बैंक किस प्रकार रोल प्ले करते हैं, अब हम इसी को समझेंगे। यानी बैंक क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक क्या है। आइए हम बात करते हैं कि बैंक क्या है। जो क्वेश्चन फ्रेम होगा बैंकों के टाइप से, सेंट्रल बैंक से या शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक या अदर बैंक से, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा। और हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बैंक्स क्या हैं, इनका क्या मोटो क्या है। बैंक्स वो वित्तीय संस्थान होते हैं। कैसे संस्थान, वित्तीय यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। बैंक वो वित्तीय संस्थान होते हैं जो जनता या लोगों के मनी को, यानी उनके रुपए को या किसी टाइप की भी मनी हो, उसका संभाल कर रखते हैं लॉकर के रूप में, या उनकी मांग और जमाओं का आदान प्रदान का कार्य करते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को पैसों की जरूरत है यानी धन की जरूरत है तो बैंक उसे लोन प्रोवाइड करते हैं। और अगर किसी व्यक्ति या फर्म के पास रुपए की अधिकता है या अधिक मात्रा है या लोन के लिए वो बैंकों के पास अपने धन को जमा करते हैं। तो हम यूं कहें तो बैंकों का कार्य क्या है, बैंकों का कार्य है लोगों की राशि को जमा करना या लोगों को लोन के रूप में रुपए या धन मुहैया कराना। बैंकों का इस प्रकार का काम होता है। बैंक सरकार के जो भी खाते होते हैं उनको सहेज कर रखता है, उनकी लेन देन की जो प्रक्रिया होती है उसको संपन्न करता है। अब हम बात करते हैं कि बैंक के क्या टाइप्स होते हैं। बैंक के टाइप्स जो अभी हमने बताया, बैंक
जनरली बैंक 3 प्रकार के होते हैं। एक जो कोई भी सरकार है उसका एक केंद्रीय बैंक। अब हम बात करेंगे बैंक्स के फंक्शन की, यानी बैंक्स क्या क्या कार्य करते हैं। बैंक क्या क्या कार्य करते हैं? तो बैंक क्या करते हैं? डिमांड डिपॉजिट, को स्वीकार करते हैं, यानी मांग जमा को स्वीकार करते हैं। बैंक क्या होते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं। बैंक लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। बैंक लॉकर का कार्य करते हैं। बैंक वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हैं। बैंक धन को का प्रसार करते हैं। यूं कहें बैंक के सभी कार्य हैं। इसके अतिरिक्त भी बैंक, जैसे कि आप अपनी कोलेटरल मनी के रूप में अगर बैंक को जमा करते हैं, उसके बदले में या कुछ कोलेटरल मनी आप बैंक के पास जमा कर देते हैं। कभी कभी अपने घर के कागज या डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं उनको एक कोलेटरल मनी के रूप में रखते हैं और बैंक आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। ये सब बैंक के कार्य हैं। जनरली आज बैंकिंग सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि हर व्यक्ति बैंक से किसी ना किसी रूप में कनेक्टेड है। अब आज के जमाने में जो बैंक ने ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट की है, जैसे कि इंडियन बैंक, कनाडा बैंक, ये सभी किस टाइप की बैंकें हैं? ये कॉमर्शियल बैंकें हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकें हैं। एसबीआई ये वित्तीय संस्थान है बैंक के अंदर। अब हम पढ़ेंगे बैंक्स के टाइप्स क्या है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि बैंक के टाइप्स क्या क्या है। ये हमने बैंक के फंक्शन अभी थोड़ा सा डिस्कस किए। अब हम जानेंगे बैंक के क्या क्या टाइप्स होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं बैंक के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक्स। अभी मैंने आपको बताया था बैंक्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सेंट्रल बैंक, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, और अदर बैंक्स। सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, और अन्य बैंक। बैंक्स के टाइप में अगर हम डिस्कस करें तो बैंक जनरली सेंट्रल बैंक किसी भी देश का एक सेंट्रल या केंद्रीय बैंक होता है जो पूरे देश की वित्तीय स्थिति को बनाए रखता है। उसके बाद आते हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। ये छोटे छोटे बैंक होते हैं। केंद्रीय बैंक इन पर अपना अनुशासन बनाए रखता है, यानी ये पेरेंट्स बैंक बोल देंगे केंद्रीय बैंक को। इनके अलावा थर्ड टाइप के बैंक्स होते हैं अदर बैंक। इनके अलावा जो भी बैंक्स होते हैं वो अदर बैंक होते हैं। अगर हम बात करें केंद्रीय बैंक की, तो हर एक सरकार का, हर कंट्री की सरकार का एक केंद्रीय बैंक होता है जिसको वहां का सेंट्रल बैंक बोलते हैं। जैसे इंडिया के एस्पेक्ट में इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के एस्पेक्ट में आरबीआई ये देश का केंद्रीय बैंक है, भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक क्या है? आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आरबीआई कैसे बना, आरबीआई
क्या है और इसके फंक्शन क्या क्या है। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं, ये क्या क्या करता है। उसके बाद हम जानेंगे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और थर्ड में हम जानेंगे अदर बैंक। आइए हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की, जो हमारा आज का टॉपिक है। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक या उसका मुख्य बैंक भी कहा जाता है, जो उस देश की पूरी वित्तीय स्थिति को संभाले रहता है या बनाए रहता है। हम बात करेंगे भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के एस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट का जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। अब हम जानते हैं कि आरबीआई कैसे बना। तो 1934 में एक सीबीए एक्ट आया था, सेंट्रल बैंक एक्ट। आरबीआई 1934 में सीबीए एक्ट आया था, सीबीए एक्ट 1934 में। सीबीए मीन्स सेंट्रल बैंकिंग एक्ट 1934। जब इंडिया ब्रिटिश सरकार के अधीन था, उस समय केंद्रीय बैंक के लिए एक सेंट्रल बैंकिंग एक्ट आया था, सीबीए, जो 1934 में आया था। इसी के माध्यम से सीबीआई सेंट्रल बैंकिंग एक्ट के अंतर्गत आरबीआई 1935 स्टैब्लिश हुआ था। और उस टाइम भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था। हमने जाना आरबीआई कैसे बना था। इसके अब आगे हम बात करेंगे आरबीआई की फंक्शन क्या क्या है। इंपॉर्टेंस यह है कि आरबीआई क्या क्या करता है किसी देश का। आरबीआई के एस्पेक्ट में हम इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर कोई अन्य देश है, मान लीजिए चाइना है, तो वहां का जो सेंट्रल बैंक होगा वो वहां का केंद्रीय बैंक कहलाएगा। हमने जाना कि सेंट्रल बैंकिंग एक्ट के तहत 1934 में जो रूल एक्ट आया था, उससे आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था। अब हम पढ़ेंगे या जानेंगे आरबीआई के कार्य, फंक्शन। आरबीआई के कार्य क्या क्या है। तो किसी देश के केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरबीआई शेड्यूल बैंक यानी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और अदर बैंक। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के केस में अगर हम बात करें, जैसे पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, नेशनल बैंक, पंजाब बैंक, इंडस बैंक, जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं, ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत आते हैं। और अदर बैंक्स जो जैसे फाइनेंशियल बैंकिंग है, जो छोटे प्रकार के बैंकिंग आरआरबी है, ये अदर बैंकिंग में आते हैं। हम बात करेंगे कि आरबीआई के फंक्शन क्या क्या है। आरबीआई बैंकों पर अपना नियंत्रण या रेगुलेशन का है या कंट्रोल का है, किस प्रकार से करता है। तो आज के इस वीडियो में अब हम अपने मेन टॉपिक पर पहुंच गए हैं कि आरबीआई या किसी भी केंद्रीय बैंक के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे आरबीआई की फंक्शन की, फंक्शन ऑफ आरबीआई। एक हम फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य या फंक्शन। अगर हम आरबीआई के फंक्शन के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले आरबीआई क्या कार्य करता है। तो ये नंबर 1 इसका क्या कार्य है, ये बैंक्स का या बैंकों का, अदर बैंकों का पर रेगुलेशन करता है। बैंक्स पर रेगुलेशन बनाए रखता है, यानी क्या रूल्स हैं और उनके क्या नॉर्म्स हैं उनको बनाए रखता है। रेगुलेशन उनको किस एक्ट के तहत वर्क करना है और कोई वित्तीय स्थिरता को बनाए रखता है। यानी हम यूं कहें बैंकों पर रेगुलेट करता है या बैंकों को रेगुलेट करता है। उनके रूल्स क्या हैं
वो अदर बैंकों यानी कॉमर्शियल बैंक और अदर बैंकों के बारे में ये डिस्कस करता है कि उनके रूल्स ऑफ रेगुलेशन क्या है। एक कार्य इसका है। दूसरा, कंट्रोल, आरबीआई के फंक्शन में कंट्रोल इन्फ्लेशन। महंगाई, आरबीआई है वो महंगाई को कंट्रोल बनाए रखता है, यानी महंगाई ना ही एक निश्चित सीमा से ऊंची चली जाए और ना ही महंगाई अगर अधिक चली जाएगी तो मार्केट में अफरा तफरी मच जाएगी, हर चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, लोगों के खाने की वस्तुएं इतनी महंगी हो जाएंगी या दिनचर्या की वस्तुएं इतनी महंगी हो जाएंगी कि मार्केट में बहुत सारा क्या हो जाएगा, महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो उसको कंट्रोल इन्फ्लेशन यानी महंगाई को अधिक ज्यादा, किसी भी मान लो प्याज की कीमतें अभी पिछले प्रीवियस ईयर्स में देखा गया था 100 से 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो या 250 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। तो ये वित्तीय स्थिरता यानी इसको कंट्रोल करता है कि इन्फ्लेशन को आरबीआई किस प्रकार से कंट्रोल करता है, वो कार्य करता है आरबीआई। अब बात हम करते हैं कि इन्फ्लेशन आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है। तो ये आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा आप जानते जाएंगे कि इन्फ्लेशन को आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के साथ साथ आरबीआई ये भी ध्यान देता है कि जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हमारी जीडीपी डाउन भी ना हो। महंगाई के साथ साथ आरबीआई यहां पर भी विशेष ध्यान देता है कि अगर थोड़ी महंगाई में वृद्धि नहीं होगी तो मार्केट में क्या हो जाएगा, कभी कभी रिसेशन भी आ जाता है, तो उसको बैलेंस किया रहता है आरबीआई। यानी ग्रोस जीडीपी मींस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसको भी बनाए रखता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिजर्व रेशियो, जो बैंकिंग के रिजर्व रेशियो को मेंटेन किए रहता है। अब ये बात आती है कि रिजर्व रेशियो क्या है। जो भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो एक रिजर्व रेशियो बना के रखते हैं। अब बात करते हैं कि ये रिजर्व रेशियो क्या है। मान लेते हैं कि पर्सन ए ने बैंक में 100 रुपए जमा किए। अब बैंक क्या करेगा, इन 100 रुपए का एक समथिंग कोई परसेंटेज या एक अमाउंट अपनी बैंक में अलग निकाल के रख देगा कि पर्सन ए का जो है, मान लेते हैं उसकी रेट 4% है, अगर रिजर्व रेशियो की रेट 4% है तो बैंक उस 4 रुपए को अलग निकाल के रख देगा। अब बचे हुए 96 रुपए पर बैंक अन्य लोगों को लोन या उसको वित्तीय संस्थान पर इन्वेस्ट कर देगा, या तो किसी को लोन प्रोवाइड कर देगा या उस रुपए को कुछ और किसी दूसरे काम में लगा लेगा इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो ये होता है रिजर्व रेशियो, यानी एक निश्चित अमाउंट बैंक अपने पास रख लेता है आरबीआई बैंकों से लेकर। जब कोई कॉमर्शियल बैंक पर कोई व्यक्ति मनी या धन जमा करता है तो एक निश्चित मात्रा, या अगर हम बोलते हैं रिजर्व रेशियो 4% है, तो जो भी कॉमर्शियल बैंक होगी, सपोज करते हैं कि एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, सपोज करते हैं कि एसबीआई में पर्सन ए 100 रुपए जमा करता है, 100 रुपए जमा करता है। तो जो आरबीआई के नॉर्म्स होंगे तो एसबीआई 4%, जो उसका 100 रुपए का 4% यानी 4 रुपए अपने पास आरआर यानी रिजर्व रेशियो के रूप में सबमिट कर लेगा, जो कि आरबीआई का होगा। तो ये आरबीआई रिजर्व रेशियो को मेंटेन किए रहता है। तीसरी शर्त इसकी ये है। अब आरबीआई क्या करता है, नेक्स्ट 4 अगर हम बात करें तो ये लिक्विडिटी यानी तरलता बनाए रखता है। आरबीआई का नेक्स्ट कार्य क्या है, आरबीआई मार्केट में तरलता बनाए रखता है। तरलता बनाने का मतलब क्या है, मार्केट में कभी कभी क्या होता है कि बैंक्स जो होते हैं अपने मुनाफे के लिए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, ये सारे बैंक हैं, मार्केट में रुपए ही नहीं जाने देते हैं, या यूं कहें कि मार्केट में पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, मार्केट शट डाउन कर जाएगा। तो आरबीआई अपनी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से लिक्विडिटी कैसे बनाता है, अब हम वो जानते हैं। अगर आरबीआई बैंकों को निर्देश जारी कर दे इस प्रकार का कि मार्केट में तरलता बनी रहे, तो उसका रीजन क्या हो सकता है, हम इसके बारे में जानेंगे। मान लेते हैं कि बैंकों ने बैंक रेट्स बढ़ा दिए। मान लेते हैं कि बैंक रेट्स अभी 5% थे, जिससे कि मार्केट में
काफी मनी था, पर्याप्त धन था। बट अगर बैंकों ने बैंक रेट 8% कर दिए तो क्या होगा? इस स्थिति में कंडीशन ये होगी कि जो भी लोग हैं किसी दूसरे क्षेत्र में निवेश कर रहे थे, व्यापारी वर्ग या आम आदमी जिसके पास कुछ बचाने के लिए धन है, तो वो अब कहीं और ना इन्वेस्ट करके क्या करेगा? बैंकों में अपने धन को जमा कर देगा, जिससे कि उसको बैंक रेट 8% का मिल जाए। तो इस केसेस में आरबीआई क्या करता है? लिक्विडिटी को मेंटेन करता है और बैंक रेट्स को क्या कर देता है? डाउन कर देता है, वो किसी भी माध्यम से, जिससे कि बैंकों में लोग अपना धन पूरा ना जमा कर सकें और एक मार्केट में फ्लो बना रहे। क्योंकि अगर मार्केट में पैसे ही नहीं रहेंगे, सारा पैसा बैंकों के पास चला जाएगा। अब वो पैसा या तो बैंक आरबीआई को दे देगा या किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर देगा, तो मार्केट में क्या हो जाएगा? रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी। वो इसकी वजह से, क्योंकि मार्केट में पैसा ही नहीं, लोगों के पास धन है ही नहीं, जिनके पास तो उन्होंने जमा कर दिया। अब आम आदमी के पास कितना धन बचा? तो अब जब धन ही नहीं रहेगा किसी के पास, यानी मनी ही नहीं है, तो मार्केट में क्या हो जाएगा? रिसेशन आ जाएगा। रिसेशन का मतलब होता है मंदी। रिसेशन यानी मंदी आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। अब मंदी ना आए इसलिए आरबीआई क्या करता है? लिक्विडिटी बनाए रखता है। बैंकों को इस प्रकार के किसी भी निर्देश के माध्यम से कि बैंक रेट्स इतना ज्यादा ना बढ़ाएं, तो ये बैंकों को किस प्रकार लिक्विडिटी बनाए रखना है वो निर्देश जारी करता है। हमने इसके अलावा अगर हमने 4 टाइप पढ़ ली हैं कि आरबीआई के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले बैंक पर रेगुलेशन, सारे बैंकों पर अपने नियमन जारी करता है। कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल किया रहता है कि अत्यधिक महंगाई ना हो सके। अब महंगाई को कंट्रोल किस प्रकार से करेगा? मार्केट में मान लेते हैं बहुत सारा पैसा है, हर व्यक्ति के पास डॉलरों में रुपए है, बहुत ही पैसा ही पैसा है, अमीर है हर आदमी। तो क्या होगा? इससे चीजों की जो रेट्स हैं वो आसमान पर पहुंचेंगे। हर गरीब से गरीब आदमी अगर मार्केट में गाड़ियां खरीदने लगे तो महंगाई अत्यधिक बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा? महंगाई अत्यधिक बढ़ेगी तो ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। बट एक निश्चित सीमा से अगर महंगाई अधिक बढ़ गई तो आम आदमी के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो उच्च वर्गीय लोग हैं वो तो महंगाई को बढ़ा रहे हैं। जो निम्न वर्गीय, जिनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है, अगर 100 रुपए में उसको भोजन प्राप्त हो रहा था, अब वही भोजन अगर 1000 रुपए में प्राप्त होगा तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? तो इसलिए आरबीआई क्या करता है? इन्फ्लेशन पर कंट्रोल किया रहता है, महंगाई को एक निश्चित सीमा तक लाकर रखता है। रिजर्व रेशियो यानी जो आरआर होता है, रिजर्व रेशियो जैसे 4% है, तो इसको भी मेंटेन किया रहता है। लिक्विडिटी यानी तरलता को बनाए रखता है। मार्केट में तरलता बनाए रखने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ धन रहे, जिससे कि मार्केट में चीजों का आदान प्रदान होता रहे और अत्यधिक महंगाई ना बढ़ सके। अब क्या होता है कि मैनिपुलेशन, यानी आरबीआई रुपए को मैनिपुलेट भी कर सकता है। मैनिपुलेशन बनाए रखता है। अभी तक हमने आरबीआई के 5 टाइप्स पढ़ लिए हैं कि आरबीआई के क्या क्या, टाइप्स ना बोल के आरबीआई के फंक्शन क्या क्या हैं। अब हम इसके आगे आरबीआई की जो नेक्स्ट फंक्शन है, ये कार्ड है, उन पर बात करेंगे कि आरबीआई और क्या क्या करता है। इसके आगे हम बात करेंगे कि आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और क्या क्या कार्य करता है। आरबीआई इन 4 या 5 काम के अलावा और क्या क्या कार्य करता है? तो आरबीआई बैंकों को ऑडिट करता है। ये फंक्शन है हमारे आरबीआई के। क्या करता है? ऑडिट करता है। ऑडिट करने का मतलब यह है कि बैंक, जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं, आरबीआई उन पर अपना नियंत्रण ऑडिट के माध्यम से करता है। कि उन बैंकों को ऑडिट करने का मतलब यह है कि बैंकों का वित्तीय लेखा जोखा बनाए रखता है, मेंटेन किया रहता है कि बैंकें कोई इलीगल कार्य न कर सकें। यानी जैसे अगर बैंकों को बोला गया है कि एक निश्चित अमाउंट प्राइवेट सेक्टर को देना है और बचा हुआ जो शेष धन है, एक मान लेते हैं कि 18% प्राइवेट सेक्टर को देना है और बचा हुआ जो शेष धन है वो वित्तीय स्थिरता या देश की आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए। अगर बैंकें ये कार्य ना करें और इसके अलावा 18% के अलावा जो और भी धन है प्राइवेट सेक्टर को, कभी कभी वो अपने को लाभ पहुंचाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। तो इस तरह से आरबीआई बैंकों का ऑडिट करता रहता है कि इस बैंक ने किसी एक निश्चित पर्टिकुलर एरिया में कितना धन दिया है। तो विभिन्न प्रकार से बैंकों पर
ऑडिट का वर्क, ये ऑडिट किया जाता है, इनको ऑडिट करता है। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि बैंकों पर सुपरविजन बनाए रखता है। सुपरविजन क्यों कहते हैं? निगरानी करता है। अब आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कॉमर्शियल बैंक है या अदर बैंक है उन पर अपना सुपरविजन यानी उन पर निगरानी रखता है कि कोई बार ऐसा ना करे बैंक जिससे कि लॉसेस हो जाए आरबीआई या भारत की वित्तीय स्थिति को। अब इसके आगे हम बात करेंगे और बैंकें हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की बैंकें, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, अदर बैंक पर अपनी निगरानी रखता है। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, इनके अलावा और भी जो बैंक हैं उन पर निगरानी बनाए रखता है। और क्या करता है आरबीआई? 12 ईयर से अधिक एमडी ना रहे किसी बैंक का। एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, जो उस बैंक का हेड होता है, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर 12 सालों से अधिक ना रहे। इसकी भी निगरानी करता है कि कितने सालों तक उसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट कार्ड देखें तो बैंकों के लिए करेंसी जारी करता है। बैंकों को करेंसी, आरबीआई होता है वो करेंसी यानी मुद्रा जो भी होती है वो जारी करता है। केवल ₹1 का नोट और ₹1 से कम मूल्य के सिक्के जो फाइनेंस, अगर हम बात करें ₹1 का नोट या इससे छोटे सिक्के, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय जारी करता है। वित्त मंत्रालय जारी करता है। अगर हम बात करें कि आरबीआई है वो ₹1 के नोट और उससे कम मूल्य के जो सिक्के होते हैं वो सभी भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। इसके अतिरिक्त जो भी धन होता है या मनी होती है, करेंसी होती है, वो आरबीआई जारी करता है। जैसे ₹10 का नोट है, ₹50 का नोट है, ₹100 का नोट है, 500 का है, या जो भी है वो सब करेंसी जारी करता है आरबीआई। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि विकास, आरबीआई क्या करता है? विकास के मुद्दे क्या क्या हैं, जिससे कि आरबीआई विकास के मुद्दों पर ध्यान देता है कि जो सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, इन सब पर विशेष ध्यान देता है कि कोई बैंक ऐसा इलीगल वर्क में ना फंस जाए कि वो एक पर्टिकुलर एरिया पे ही पूरा अपना जो धन है उसी को दे रहा है, और जो सरकारी जैसे सड़क निर्माण है, खनन निर्माण है, उद्योग निर्माण है, भारत सरकार की योजनाएं हैं, उन वित्तीय योजनाओं पर ध्यान बनाए रखता है और विकास के मुद्दों पर ध्यान देता है कि भारत के विकास किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। इसी के साथ साथ आरबीआई क्या है? आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार का मुख्य बैंक है। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, उसी प्रकार से हमारा आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी भारत का बैंक है, केंद्रीय यानी मुख्य बैंक है। या यूं कहें कि भारत के जितने विदेशी लेन देन होंगे वो आरबीआई हैंडल करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको हैंडल करेगा। तो इसलिए भारत का केंद्रीय या मुख्य बैंक होता है। इसके आगे अगर बैंकर्स ऑफ बैंक, आरबीआई एज ए बैंकर्स ऑफ बैंक यानी सारी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स और अदर बैंक का हेड बैंक होता है, यानी बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकों का एक बड़ा बैंक, यानी इन पर निगरानी रखता है। ये एज ए पेरेंट्स बैंक की तरह वर्क करता है, इसी की निगरानी में सारे बैंक वर्क करते हैं, इसलिए आरबीआई एक बैंकर्स ऑफ बैंक का भी कार्य करता है। और अगर हम देखें आरबीआई का और नेक्स्ट फंक्शन क्या है, तो आरबीआई एज ए क्लियरिंग हाउस बैंक, आरबीआई एज ए क्लियरिंग हाउस ऑफ बैंक, यानी बैंकों का क्लियरिंग हाउस ऑफ बैंक है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक बैंक, सपोज करते हैं कि एसबीआई का कुछ मनी एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर होना है, तो एचडीएफसी का जो भी या एसबीआई का लेन देन होगा वो बैंकें आपस में ना करके आरबीआई एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है। आरबीआई के पास एसबीआई के भी शेयर्स होते हैं और एचडीएफसी के भी कुछ शेयर्स यानी उनकी मुद्राएं होती, उनका जो मनी होता है, तो एचडीएफसी
आरबीआई के माध्यम से एसबीआई का लेन देन दोनों आपस में आरबीआई के थ्रू कर लेते हैं एज ए क्लियरिंग हाउस ऑफ बैंक। इसके कहने का मतलब आरबीआई एज ए क्लियरिंग हाउस ऑफ बैंक है। इसके आगे अगर हम बात करें तो कंट्रोल ऑफ मनी, या आरबीआई कंट्रोल ऑफ मनी, मनी को भी कंट्रोल करता है, यानी ये मुद्रा पे पर भी कंट्रोल लगाता है। और नेक्स्ट इसका कार्य क्या है? एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट, एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट, यानी आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइजरी सलाह देता है। तो आरबीआई के हमने इतने सारे फंक्शन जाने, इसके अलावा आरबीआई और क्या क्या कार्य करता है? आरबीआई के और कार्यों में रुपए के अवमूल्यन को कम करता है। कम करना क्या होता है कि सपोज डॉलर का प्राइस, $1 का प्राइस मान लेते हैं 70 रुपए है। अब $1 का प्राइस 80 रुपए से 90 रुपए, अब डॉलर का प्राइस 90 रुपए ना हो जाए, 100 रुपए ना हो जाए, यानी कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो रुपए की कीमत क्या होगी? घटेगी। पहले क्या होता था कि 100 रुपए में, 70 रुपए में $1 आता था, और अब 100 रुपए में $1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन यानी ह्रास हो रहा है, डिप्रेसिएशन हो रहा है। रुपए का क्या हो रहा है? रुपए का डिप्रेसिएशन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यानी रुपए का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। तो ऐसे केस में आरबीआई क्या करता है कि रुपए का डिप्रेसिएशन ना हो, उस स्थिति को कंट्रोल करता है। इसके आगे आरबीआई के और भी फंक्शन है, उन पर हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने आज के इस लेक्चर में जाना बैंक क्या है, बैंकों के टाइप्स क्या क्या है, आरबीआई का फंक्शन क्या है। मेनली हमने क्या पढ़ा? आरबीआई का फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में आरबीआई के फंक्शन को हम और थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, और उसके बाद शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एंड अदर बैंक्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय